हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए हम लोग को एंसेंट हिस्ट्री में आज वैदिक काल को पढ़ना है। ठीक है। कल से हमने हिस्ट्री की शुरुआत की है, एंसेंट हिस्ट्री की शुरुआत की है, जिसमें मैंने पहला लेक्चर आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विषय में बताया था। ठीक है। आज हमको वैदिक काल कवर करना है। डेली मैं हिस्ट्री पर आपको एक एक टॉपिक आपको कवर कराता रहूँगा। ठीक है। आप लोग बस उसको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा। जो जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए जीएस का मैटर कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए। ठीक है। और वीडियो अपना शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर जिस किसी को न पता हो या जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़ है या कोई भी मैटर हुआ, मैं टेलीग्राम पर पहले डालता हूँ, जिससे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हाँ ये मैटर टेलीग्राम वहाँ यूट्यूब पर आ चुका है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे जो है नोटिफिकेशन सभी को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में आप जाएंगे तो सर्च करेंगे आप कि शिवेंद्र लॉ एकेडमी, ये आप सर्च करेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? वैदिक काल। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटिएगा। पहला है ऋग्वैदिक युग और दूसरा है उत्तर वैदिक युग। ऋग्वैदिक युग की बात की जाए तो यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। देखिए ईसा पूर्व जो है वो घटते हुए क्रम में आता है। ठीक है। जबकि ईस्वी क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में आती है। तो अभी ये ईसा पूर्व चल रहा है। जैसे ही ईसा पूर्व ये खत्म होगा तब इसके बाद हम लोग का क्या स्टार्ट होगा? ईस्वी स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ऋग्वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 ईसा पूर्व होता है। तो वैदिक काल में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहला कि ऋग्वैदिक युग, ठीक है, दो चीज़ें क्या हैं? एक ये आपका ऋग्वैदिक युग और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक युग पढ़ना है हमें। अब चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के विनष्ट हो जाने के पास, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा। जब वो सभ्यता विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई, तो उसके बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनष्ट हो जाने के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। किसका उदय हो रहा है? वैदिक सभ्यता का, जिसके प्रवर्तक क्या कहलाते थे? आर्य, श्रेष्ठ जन थे। ठीक है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? आर्य सभ्यता। इसलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यह पूछा जाए कि आर्य सभ्यता किसको कहते हैं या किस सभ्यता को कहते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आप किस पर टिक करेंगे? वैदिक सभ्यता पे। तो आर्य सभ्यता किसको कहते हैं? वैदिक सभ्यता को भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो मूलतः देखिए वैदिक सभ्यता दो युगों में थी। कौन सी थी? पहला पूर्व वैदिक युग। इसमें क्या था? इसमें देखिए दो सभ्यताएं थी। मूलतः वैदिक सभ्यता जो थी वो दो युगों में थी। पहला क्या है? पूर्व वैदिक युग और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक युग। अब इन दोनों में क्या चीज़ें थी उसको देखते हैं। पूर्व वैदिक युग में क्या था कि इसे ऋग्वैदिक युग भी कहते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसका नामकरण क्या पड़ा? ऋग्वैदिक युग। दूसरा आता है उत्तर वैदिक युग। इसमें क्या है? इस युग में 3 वेदों की रचना हुई। देखिए वेद जो थे आपके 4 हैं, आपको पता होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। तो पहले में उत्तर वैदिक युग में क्या आया? ऋग्वैदिक युग आ गया। ठीक है। बचा 3 जो है वह उत्तर वैदिक युग में आ गया। उत्तर वैदिक युग में इसमें यह कहा जा रहा है कि इस युग में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद क्या हुए? अस्तित्व में आए। ये तीनों वेद अस्तित्व में आए। पहला ऋग्वेद किस में आया? पूर्व वैदिक युग में आया, अस्तित्व में आया। तो इस वैदिक सभ्यता के अब जो प्रमुख बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं
क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। इसकी मूल लिपि क्या थी? यह ब्राह्मी लिपि थी। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? होता कहा जाता है। 3 क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। तो 3 क्वेश्चन यहां बने आपके। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये पूछा जाए, ये अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। अभी हम लोग ऋग्वेद का ही मैटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। देखिए, इसमें आपका क्या क्वेश्चन बनेगा कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है पूछा जाए, तो आप बताएंगे विश्वामित्र है। यह पूछा जाए कि इसका वर्णन जो है वह किस मंडल में किया गया है, तो आप बताएंगे तृतीय मंडल में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी ऋग्वेद से लिया गया। देखिए, ऋग्वेद से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा इन सब क्वेश्चनों पर। ठीक है, ये देखिए, जो हम लोग इस समय हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये न सिर्फ यूपी एपीओ या पीसीएसजे के लिए, बल्कि अन्य कोई भी आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये आपका रोल बहुत ज़्यादा निभाएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, क्योंकि वहाँ देखिए जीएस होता है और हिस्ट्री का रोल होता ही होता है, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप इसको कार्य से पढ़िएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? समाज का स्वरूप कैसा था? तो आप बताएंगे पितृ सत्तात्मक था। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उस सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था। वहाँ हमने बताया था मातृ सत्तात्मक था, जबकि यहाँ क्या है? यहाँ ऋग्वेदिक काल में जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है। ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है आपसे। ठीक है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, पवित्र पशु क्या था? गाय था। ठीक, गाय को माना जाता था पवित्र पशु। इसे वैदिक काल में अघन्या भी कहा जाता था। किसको? गाय को। अघन्या का मतलब क्या होता था? कि न मारे जाने योग्य कहा जाता था। इसीलिए आज भी हमें वर्तमान युग में हम लोग गाय की पूजा करते हैं। ठीक है, तो उस समय भी पवित्र पशु गाय को ही माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं, वैदिक कालीन सर्वाधिक पवित्र नदी पूछी जाए तो कौन थी? सरस्वती नदी थी। यह कहाँ है? यह राजस्थान में थी। आज यह क्या हो गई? लुप्त हो गई है। इसके स्थान पर अब कौन सी नदी है? घग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो किसके जगह पर? घग्गर नदी। यदि पूछा जाए कि घग्गर नदी किस नदी के जगह पर प्रवाहित हो रही है, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी के स्थान पर। ठीक है, देखिए, हमने बताया आपको कि पवित्र पशु क्या है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको पवित्र पशु क्या था? गाय था। पवित्र नदी क्या उनसी थी? सरस्वती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, 10 राज्य युद्ध किस नदी पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। यह रावी पुरुषरी नदी पर हुआ था। नदियों के विषय में हमने सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि पहले क्या नाम था नदी का, और वर्तमान में उस नदी का नाम चेंज होके क्या रखा गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाइएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और रही बात नोट्स की, प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा हाथ चलाइए। ठीक है, कॉपी पेन उठाइए, थोड़ा सा जहमत करिए और लिखिए, उसको नोट डाउन करिए। हमेशा पीडीएफ के चक्कर में न रहिए। इतना मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी कुछ काम करिए। ठीक है, लिखिए। पीडीएफ देने को मैं दे सकता हूँ, आप लोग क्या करेंगे? पढ़ के वैसे चले जाएंगे। नहीं, आपका अपना खुद होना चाहिए नोट्स। आप खुद बनाइए और उसमें
और भी मैटर अगर मिलते हैं, स्पेस छोड़ दिएगा। अगर आप A4 पेज पे मैटर बना रहे हैं आप, तो उस पर बनाइए और एक पेज अलग से छोड़े रहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने नोट्स बनाया, उसके बाद एक पेज अवश्य छोड़े रहिएगा। इसलिए क्योंकि और भी जो क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं वहीं पर आप ऐड करते चलिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं बल्कि सही राह दिखाना भी है। ठीक है, चलिए। तो कहाँ तक हम लोग पहुँचे? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध हमने बताया रावी पोर्शी नदी पर हुआ था। अच्छा, इस दशराज युद्ध का ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि ये इसका वर्णन किस मंडल में है, तो आप बताएंगे यह 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है दशराज युद्ध का। नेक्स्ट है शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, अर्थात 10वें मंडल में मिलता है। कहाँ? पुरुष सूक्त में। देखिए ऋग्वेद में क्या है, टोटल 10 मंडल थे। अब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया, तो पहला और 10वां अर्थात आखिरी, पहला और आखिरी क्या है, लास्ट में जोड़ा गया है। ये ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। पहला ऋग्वेद में और एक ऋग्वेद में 10 मंडल थे, तो पहला और 10वां ये क्या है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने ऋग्वेद के विषय में पढ़ी। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसमें देखिए गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित हुई है। ठीक है, चित्रित घूसर मृत भांड बर्तन थे उस समय। इसी काल में समाज जो था वह 4 वर्णों में विभाजित था। कितने? 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण क्या क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 आपके वर्ण थे। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या था, या इस तरह पूछा जाएगा कि गोत्र प्रथा किस काल में स्थापित हुई। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता किस में हुई, तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। घूसर मृत भांड सेकंड, ये किस में आए, ये उत्तर वैदिक काल में ऐसे बर्तन आए थे। 4 वर्ण जो विभाजित हुए थे वो किस में आए, तो ये उत्तर वैदिक काल में। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं थीं। गोत्र प्रथा, चित्रित घूसर मृत भांड और 4 वर्ण विभाजित हुए। 4 वर्ण में कौन कौन थे? ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ये 4 थे। क्षत्रिय को ही राजन्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो हमने बताया 4 वर्ण में विभाजित थे, ये 10वें मंडल में इनका जिक्र है। परंतु ध्यान दीजिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, परंतु उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख था। कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास। ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने बताया कि ये वर्ण कितने थे? 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जबकि कितने आश्रमों का उल्लेख था? 3 आश्रमों का उल्लेख था। 4 वर्णों का विभाजित था, 3 आश्रमों का उल्लेख था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास। सीरियल वाइज देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि ये आपके आश्रम दे देंगे, 4 दे देंगे आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, और इसमें से ये पूछा जाएगा कि किस आश्रम का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं था, तो आप किसका उल्लेख नहीं था? वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख नहीं था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तब? तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों, 4 कौन? एक तो वानप्रस्थ और 3 ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास। 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया। किसमें? जाबालोपनिषद। इन उपनिषदों को ही क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। समझ में आई बात? हमने बताया आपको 3 आश्रमों का उल्लेख, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास। ठीक, वानप्रस्थ का उल्लेख नहीं किया गया, बट 4 का उल्लेख कहाँ किया जा रहा है? जाबालोपनिषद में किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता था, जो सृजन के देवता हैं, जो सृष्टि के सृजन करते हैं, बनाते हैं, जो आप कह लीजिए तो कौन है? ब्रह्मा कहा जाता था। आपको पता होगा इसी ऋग्वैदिक काल में हमने आपको बताया कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता ये उत्तर वैदिक काल के, ध्यान दीजिए, और ये कहाँ के हैं? ये आपके उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। हमने अभी बताया कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ब्रह्मा है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में इंद्र हैं, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा हैं, जिन्हें प्रजापति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य टॉपिक हैं, उनको देख लेते हैं। उपनिषद किसे कहा गया? उपनिषद वेदांत को कहा गया। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। लोहे का प्रयोग भारत में कब से हुआ? ये देखिए, पहली बार लोहा आया, तो लोहे का प्रयोग भारत में कब से हुआ? 1000 ईसा पूर्व से हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने आपको बताया था कि लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तांबे का प्रयोग किया जाता था उस समय। तो लोहे का प्रयोग कब से हुआ? 1000 ईसा पूर्व से। भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा या सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है, जिसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। ठीक है, सबसे प्राचीन विचारधारा पूछी जाए तो सांख्य दर्शन है। कौन प्रतिपादक है इसके? कपिल मुनि है। अब देखिए, कुछ अन्य दर्शन हैं, उनको भी हम जान लेते हैं और उनके प्रतिपादक कौन है, इनके विषय में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन, इनका हमने बताया कपिल मुनि। योग स्वामी रामदेव का चलता है, पतंजलि। ठीक है, इससे आप पकड़ लीजिएगा योग। न्याय के कौन है? गौतम है। वैशेषिक के कौन है? कणाद या उल्लूक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ये ध्यान रखिएगा आप। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? वादरायण है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण। वेद का नेत्र किसे कहते हैं? ज्योतिष को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, इस एग्जाम में नहीं तो अन्य एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते। ठीक है, वेद का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। ठीक, हमने इसके बारे में भी आपको बताया था कि सबसे प्राचीन फसलों में यदि बात की जाए तो गेहूं और जौ ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। मीमांसा मतलब गीता से। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? तो यह कठोपनिषद से संबंधित है। किससे है? कठोपनिषद। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अब देखिए, 4 आपके वेद हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं इनको आप पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में क्या है? इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना संबंधी कुछ भी आएगा तो ये किस में जाता है? ये ऋग्वेद में जाता है। ईश्वर महिमा इसमें। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड होते हैं, स्रोत एवं कर्मकांड होते हैं, बलिदान इसमें दिया जाता है। ठीक है, सबसे आसान सामवेद है। संगीत की बात जब भी चले तो आप समझ लीजिए कि सामवेद की बात चल रही है। स से सामवेद होता है और स से ही संगीत होता है, यही पकड़ लीजिए आप। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र में वशीकरण है, झाड़ फूक वाला, औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक कालीन लोगों द्वारा प्रयोग की गई धातु क्या थी? यह तांबा थी। ठीक, ऋग्वैदिक काल का मुखिया क्या कहलाता था? यह कुलप कहलाता था।
जबकि ऋग्वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। हमने देखिए पढ़ा ऋग्वैदिक काल का मुखिया कुलप, ऋग्वैदिक ग्राम का मुखिया, ग्राम है, ध्यान दीजिए, एक तरफ काल दूसरी तरफ ग्राम, तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी। नेक्स्ट है राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? उत्तर वैदिक काल में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख कहाँ किया गया? शतप्रथ ब्राह्मण में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते कि नहीं हमें ये नहीं पढ़ना, ये फालतू नहीं, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, इसके बाद जो पढ़ते हैं वो आपका होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा एक पेज जरूर आप खाली छोड़ रहिए। अगर आज उत्तर वैदिक काल का आप नोट्स बनाते हैं A4 पेज पर या कहीं भी बना रहे हैं तो एक पेज अवश्य छोड़े रहिएगा कि कभी भी कोई मैटर वैदिक काल से मिलता है तो वहाँ हम नोट डाउन करें, या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है तो वहाँ पर हम नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला है। उपनिषदों की संख्या पूछी जाए आपसे तो कितनी है? 13 है। ठीक है, कितनी है? 13 है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, 6 में क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। कभी कभी यहाँ पूछ लिया जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा वेदांग में नहीं आता है या कौन सा शामिल नहीं है, ये ऐसे पूछ लिया जाता है, या कौन सा शामिल है। तो ये 6 आपको याद होना चाहिए। ठीक है। महाकाव्य की संख्या कितनी? 2, ये सबको पता होगा। रामायण और महाभारत है। ठीक है, रामायण और क्या है? महाभारत है। रामायण हमने बताया था आपको कि किसने लिखा? वाल्मीकि ने, जबकि महाभारत वेद व्यास ने। यहाँ हमने बताया कि जो महाभारत है कुल अध्याय 18 हैं और लड़ाई कितने दिन चली? 18 दिनों तक चली है। ठीक है, और रामायण में हमने बताया था कि यह 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, जिसमें से सुंदर कांड भी इसी में आता है। चलिए नेक्स्ट, आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोम रस था। क्या था आर्यों का पेय पदार्थ? सोम रस था। अब देखिए इस सोम रस का वर्णन कहाँ है? सोम रस था। सोम रस को ऋग्वेद के 9वें मंडल में समर्पित किया गया, अर्थात सोम रस का वर्णन कहाँ है? 9वें मंडल में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि गायत्री मंत्र जो है ये किसके लिए प्रयोग होता है? किस देवता के लिए? तो आप बताएंगे ये सविता देव अर्थात सूर्य के लिए प्रयोग होता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक, अब देखिए लास्ट ये है हमारा, इसमें एक तरफ तो वेद है और दूसरी तरफ उपवेद और नेक्स्ट रचनाकार है। तो ये वेद हो गया, उपवेद और रचनाकार। ऋग्वेद के उपवेद क्या किस नाम से जानता है? आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को अगर ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाए तो क्या होगा? आयुर्वेद। और रचनाकार कौन है? धन्वंतरी हैं। ये याद रहे, ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद होता है और रचनाकार धन्वंतरी हैं। सामवेद, इनके उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि हैं। ठीक है, नेक्स्ट यजुर्वेद, इसके उपवेद कौन है? धनुर्वेद है, इसका उपवेद होता है। रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। ध्यान रहे, अथर्ववेद फिर लास्ट है आपका अथर्ववेद, इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद होता है। ठीक है, शिल्पवेद। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा है। विश्वामित्र और विश्वकर्मा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, यजुर्वेद में का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, जबकि अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और इसके रचनाकार विश्वकर्मा हैं। ठीक है, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में हमने वैदिक काल आपको बताया। यहाँ आपका वैदिक काल समाप्त हुआ।
ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन में ध्यान दीजिएगा कि ऑल बटन आप प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम आप कर दीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा मेरा, वो हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।